अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 103 स्टार्ट करते हैं। शाम की क्लास में हो सकता है सीवी डिस्कस कर दूं, कुछ भी हो सकता है शाम वाली क्लास में, जो नॉर्मल क्लास है ना रिलेट करे, लेकिन ऐसे कोई पेंडिंग कामों में से हो। ठीक है, अच्छा जी, लेक्चर 103 स्टार्ट कर रहे हैं। हम कर दिया है, बल्कि हमने क्वेश्चन नंबर 17 है पेज 902 पर। इसकी रिक्वायरमेंट तो थी जो ICAP ने दी थी, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ। और ये क्या है? यूजिंग डेफरल मेथड। बस ये एक ही मेथड है हमारे सिलेबस में। वैसे इसके दो मेथड्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, एनपीओ की अकाउंटिंग में होता है रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड और डेफरल मेथड। लेकिन ICAP ने जब पहली बार ICAP ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ डाले थे ना किताब में, तो ये दोनों ही डाल दिए थे। लेकिन उसके बाद फिर ये सवाल आया था, और उसके बाद अगले टाइम में ICAP ने क्लैरिफाई कर दिया था कि सिर्फ डेफरल मेथड है, रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है। और फिर अब जब किताब दी तो उसमें से डेफरल मेथड की अकाउंटिंग भी सारी गायब कर दी, सॉरी रिस्ट्रिक्टेड फंड की, और सिर्फ कौन सी है? डेफरल की। ठीक है, तो इसका मतलब टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। जो मेथड हम कर रहे हैं, यानी इधर देखो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये जो इस तरह से बनाया जाता है, ये दरअसल डेफरल मेथड ही है। बैलेंस शीट बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, आज एक नई चीज मैं आपको सिखा रहा हूं जो कि ICAP ने अभी तक रिक्वायर नहीं की है, और वो है इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, हाँ जी, क्या बनाना सीखी हुई है आपने? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सीखी हुई है ना। आज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स क्या है भाई? वही है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये वाला पोर्शन चेंज होता है एनपीओ के अकाउंटिंग में। यहाँ पहले इक्विटी होता था, इक्विटी में क्या आता था? शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस, जनरल रिजर्व। अब उन्हीं की मूवमेंट जब बनाते थे तो वो कहलाती थी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्योंकि इक्विटी के आइटम्स की मूवमेंट होती थी और यहां से क्लोजिंग उठते थे और यूं आ जाते थे। याद है? आज क्या करना है हमने? आज हमारी इक्विटी नहीं है, वो इनकम स्टेटमेंट आप या FAR 2 में बनाएंगे बैलेंस शीट, वो वाली, ठीक है, या इंट्रो में बना के। यहाँ पे तो मेरे पास एनपीओ की बैलेंस शीट है, ठीक है। तो एनपीओ की बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी नहीं आती, बल्कि फंड आता है, ठीक है। फंड्स आते हैं, और वो फंड्स एक नहीं है, मैंने आपको 2-3 बार कहा था, 3 तरह के फंड्स होते हैं। एक जनरल फंड, जिनको अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का नाम दिया जाता है, अगर टेक्निकली स्पीकिंग बोला जाए तो जनरल फंड, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। दूसरा होता है एंडोमेंट फंड, जो सिर्फ नाम की हद तक आज बताऊंगा, अकाउंटिंग उसकी इंशाल्लाह कल सिखाऊंगा। और तीसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है। तो ये 3 तरह के फंड्स हैं। तो फंड्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो ऐसे फेस पे नहीं दिखाते जैसे हम अभी तक दिखा रहे थे, ओपनिंग जनरल फंड प्लस सरप्लस, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर सवाल के अंदर उसने चेंजेस इन इक्विटी, चेंज इन नेट एसेट्स नहीं मांगी है, तो फिर वही काम कर लेंगे जैसे हम कर रहे हैं। यानी आज वाला जो सवाल है उसमें मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स ऐड करवाई है रिक्वायरमेंट, और असल सवाल में नहीं है। इसलिए असल सवाल में ना आपको ये नजर आएगा और ना इस तरह के तरीके, बल्कि वो लेजर ही बना होगा जैसे आप अगर चेंजेस इन नेट एसेट्स ना मांगे तो आपने सवाल करना है, वो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है। इसलिए मैं दूसरे तरीके से करवा रहा हूं, मतलब सिर्फ ये ऐड किया। अब मकसद कहने का ये है कि आपके यहां पर आता था ओपनिंग जनरल फंड प्लस सरप्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग जनरल फंड। आज यही चीज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर आएगी, और यहां पर मैं लिखूंगा जनरल फंड, बल्कि हाँ सवाल में जनरल फंड आई थिंक नाम है इसका, जनरल फंड, जिसको अनरेस्ट्रिक्टेड फंड भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जनरल फंड का एक कॉलम बन जाएगा, ओपनिंग आएगा, फिर क्या ऐड होता था? सरप्लस, तो सरप्लस ऐड कर देंगे। अगर कोई यहां से पैसे निकाल के कहीं अलग किसी फंड में रखने हैं तो वो यहीं पर माइनस करके शो करेंगे, जैसे रिटेन्ड अर्निंग्स में से पैसे निकल के जनरल रिजर्व में चले जाते थे विद इन इक्विटी, ऐसे ही विद इन नेट एसेट्स ये मूवमेंट, ठीक है। तो प्लस सरप्लस, और अगर डेफिसिट आए तो माइनस, ठीक है। तो ये सरप्लस ऐड हो जाएगा और आप पहुंच जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस में। तो वही जो आप इतने दिन से, 4 दिन तो हो गए थे हमें तकरीबन, है ना, 4 दिन से हम वो बैलेंस शीट के फेस के ऊपर ही कर रहे थे काम, ठीक है ना। वो काम अब हमने कहां कर लेना है? यहाँ पे मूवमेंट की शक्ल में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर, ठीक है जी। ओके, डन। अच्छा जी, अब कितनी तरह के फंड्स होते हैं ये भी बात कर लेता हूं, लेकिन फिलहाल तो आपको सिर्फ ये बताया कि अब यहाँ पर मूवमेंट शो करने के लिए यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग में जाके मैं लिखूंगा जनरल फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, और ये क्लोजिंग उठा के यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। ओके, ये समझ आया? तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, ये नई रिक्वायरमेंट हमारी ऐड हो गई। आप ऐड कर लें इसको। ICAP ने नहीं पूछा था ये, अभी तक पूछा भी नहीं है इसको, लेकिन हम सीखेंगे। एक सवाल इसमें करेंगे, एक आधा और सवाल भी करेंगे, ताकि हमें ये बनानी आती हो, ताकि ICAP पूछे तो हम बिस्मिल्लाह करके उसको बना के दे दें। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैंने बात की आपसे कि फंड अकाउंटिंग के अंदर 3 तरह के फंड्स होते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड यानी जनरल फंड, रिस्ट्रिक्टेड और एंडोमेंट। एंडोमेंट तो बिल्कुल ही डिफरेंट है ना, उसको देखेंगे कल इंशाल्लाह, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड फंड्स के अंदर भी फिर 2 तरह के होते हैं। किसी ने आपको पैसे देकर कहा ये फलां काम में सिर्फ इस्तेमाल करना, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन। आपने खुद अपने पैसों में से जनरल फंड में पैसे पड़े हुए थे, अलग करके रख लिए, ये फलां काम में इस्तेमाल करेंगे। दोनों तरह की रिस्ट्रिक्शन हो सकती हैं, ठीक है। तो फंड्स जो हैं जी वो 3 तरह के होंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड जिसको जनरल फंड कहते हैं, एंडोमेंट फंड ये भी एक होता है, कल पढ़ेंगे, और रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है जी। रिस्ट्रिक्टेड फंड्स फिर 2 तरह के होते हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है जी। तो ये बेसिकली देखा जाए तो ये 4 तरह के फंड्स हो गए ना। एक हो गया अनरिस्ट्रिक्टेड, दूसरा हो गया एंडोमेंट, तीसरा हो गया इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड, चौथा हो गया एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, सही है। अब जनरल फंड हो, एंडोमेंट फंड हो या इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड हो, ये हमारे फंड्स हैं। ये क्या हैं? हमारे फंड्स हैं, यानी ये वो आइटम्स हैं जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर आएंगे। ये अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, जनरल फंड, अब ये ना नोट करना क्योंकि सवाल के अंदर ऐसा नहीं है। एंडोमेंट फंड और इंटरनली
रेस्ट्रिक्टेड फंड। ये नोट ना करना अभी अपने सवाल के लिए, तो पता नहीं इनमें से कौन से ऊपर सवाल करते हैं इंटरनली, क्योंकि वो तो फिर सवाल के अंदर जो नाम होगा वो लिखते होते हैं ना, फलां फंड, तो वो नाम लिखेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर तो सिर्फ यही 3 तरह के फंड आएंगे। हाँ, आगे पे वो अलग बात है, एंडोमेंट फंड एक है, एक जनरल फंड है, और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड एक से ज्यादा किस्म के भी तो हो सकते हैं। तो वो फिर बस आप कॉलम बढ़ा देना, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, 3 हैं 4 हैं जितने भी हैं, सिर्फ नस्ल ये होनी चाहिए या जनरल हो या एंडोमेंट हो या इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड हो। तो ये कहां पे नजर आएगा, बोलो, ये फंड्स में, यूं कह लो ये फंड्स में आएगा। ये फंड्स हैं हमारे, ये क्या है, फंड्स हैं। वो फंड्स भी एक लायबिलिटी होती है, एनपीओ के ऊपर ये भी लायबिलिटी है, पैसे कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो करनी है ना, ठीक है। वो अपने इस्तेमाल में नहीं, जिस मकसद के लिए किसी ने दिए होते हैं, वो जनरल है तो फिर जनरल मकसद के लिए इस्तेमाल करना, स्पेसिफिक है तो उसके लिए करना, ठीक है ना। तो फंड्स जनरल, एंडोमेंट या इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड, ये क्या है, फंड्स। और इनकी अगर मूवमेंट बनानी है ओपनिंग से क्लोजिंग तक कैसे पहुंचे, तो जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाते थे, शेयर कैपिटल ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे बना, रिटेन अर्निंग ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे बनी, उसमें क्या करते थे, रिटेन अर्निंग ओपनिंग है, प्रॉफिट ऐड हुआ, डिविडेंड लेस हुए, ट्रांसफर लेस हुआ, क्लोजिंग आ गया। तो ऐसे यहां पर ओपनिंग जनरल फंड में सरप्लस ऐड हुआ, किसी और फंड में कोई यहां से निकाल के पैसे ट्रांसफर किए, वो माइनस किए और क्लोजिंग आ गया। तो इन फंड्स की जो मूवमेंट बनेगी वो मूवमेंट कहलाती है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फंड्स, जिसको नाम क्या दिया गया है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। बेसिकली ये नेट एसेट्स होते हैं, यानी कि आप एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, फंड्स। वही कैपिटल कैसे निकलता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो फंड्स कैसे निकलते हैं, मैंने आपको सिखाया था, फंड कैसे निकलते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो फंड्स को हम नेट एसेट्स कह सकते हैं, बोलो, जाग रहे हो, नेट एसेट्स। तो उसकी मूवमेंट, फंड्स की मूवमेंट को क्या कहा, स्टेटमेंट चेंज इन फंड्स की बजाय स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स, ठीक है। अब रह कौन सा गया, ये 3 तो मैं ले गया, ये 3 तो मैं ले गया, कहां, फंड्स में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में। एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड का क्या करें, ये सिर्फ नाम बदला है, अकाउंटिंग आपको आती है। ये फंडिंग है, बोलो, किसी इंडिविजुअल ने दी है, आपने फंडिंग पड़ी हुई है, गवर्नमेंट वाली फंडिंग पड़ी हुई है, गवर्नमेंट ने फंडिंग दी, क्यों, फिक्स एसेट खरीद लो। हमने कहा था ठीक है जी, ये लायबिलिटी है, जैसे जैसे रिलेटेड एसेट डेप्रिसिएट होगा वैसे वैसे ये फंडिंग, डेफर्ड फंडिंग इनकम बनेगा, ठीक है। भाईजान फंडिंग दी है गवर्नमेंट ने, किसी फ्यूचर एक्सपेंस से रिलेट कर रही है, नहीं पहले बोलो क्या करेंगे, डेफर्ड लायबिलिटी बनाएंगे, और जैसे जैसे वो एक्सपेंस इनकर होगा, एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, वैसे वैसे ये इनकम बनती जाएगी। हारून इतनी इंपॉर्टेंट क्लास में आ जाएगी, ठीक है जी। एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड ये लायबिलिटी है, ठीक है, मतलब लाइक गवर्नमेंट ग्रांट। फर्क सिर्फ ये है, वो गवर्नमेंट ने फंडिंग दी थी, ये किसी इंडिविजुअल ने फंडिंग दे दी। अस्पताल है हमारा, तो किसी ने ये पैसे देकर कहा भाईजान इससे कोरोना की वैक्सीन की रिसर्च, नहीं वो तो हम खुद करेंगे, इससे मिसाल के तौर पे आपने जो है वो बच्चों का वार्ड बनाना है, डोनेशन है, कंट्रीब्यूशन, डोनेशन को कंट्रीब्यूशन कहते हैं वैसे अच्छे लफ्जों में, ठीक है ना। तो ये पैसे जो आए हैं एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है, भाईजान ये पैसे पकड़ो, सिर्फ आंखों के मरीजों का इलाज करना, डोनेशन है, कंट्रीब्यूशन है, फंड मिला है, लेकिन एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट के साथ करते थे, इसको जब रिसीव करो। अच्छा, अगर तो ये किसी ऐसी चीज से रिलेटेड फंडिंग है जो अभी की अभी सारा एक्सपेंस हो गया, फिर तो इनकम ही बन जाएगी सीधी सीधी, ठीक है। अगर फ्यूचर एक्सपेंस है या फिक्स एसेट से रिलेट करती है तो फिर लायबिलिटी बना के रिलेटेड एक्सपेंस और ये इनकम बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। और इनके बारे में क्या हुक्म है जी, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में जाते हैं, ये फंड्स हैं हमारे, ठीक है। ये पिक्चर ले लीजिए, 4 तरह के फंड्स हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड, एंडोमेंट, ये तरह के मतलब ये इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन बता दी, अगर 2 एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड है तो दोनों लायबिलिटी में, अगर 2-3 इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड है तो वो 2-3 इकट्ठे आ जाएंगे जनरल फंड एंडोमेंट फंड के बाद। एंडोमेंट फंड एक से ज्यादा हो सकता है, 2 तरह के एंडोमेंट फंड है, मतलब मैंने क्लासिफिकेशन बताई है। एंडोमेंट फंड होगा चेंजेस इन नेट एसेट्स, स्टेटमेंट इन ये फंड है, ठीक है। जनरल फंड ये फंड है, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड ये फंड है, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड एक लायबिलिटी, ठीक है। चलें आगे, ये बात ये बताई कि ये जनरल फंड हो या एंडोमेंट फंड हो या इंटरनल रिस्ट्रिक्टेड फंड हो, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में नजर आता है, यहां मूवमेंट शो करते हैं और ये क्लोजिंग जाता है यहाँ पे फंड्स में। और जो एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्टेड होगा वो इधर नहीं आएगा, वो लायबिलिटीज में आ जाएगा। आगे फिर करंट नॉन करंट भी वैसे ही करते हैं, अगर लायबिलिटी है, ठीक है, तो कितनी अगले 1 साल में इनकम बननी है, वो करंट और बाकी नॉन करंट, ठीक है। सही है, चल सकता हूं आगे। ये असल में ना आज मैंने एनपी शुरू करा दिया अब आपको, ठीक है, और 2 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का ये कि आपकी बुनियाद बनाई है ना, वो 2 दिन में तो वैसे ही कहता हूं, फिर 2 से 2 आगे चलते हैं ना, समझना तो होता है चीजों को, छोटी छोटी चीजें होती हैं। अभी हमने ना बुनियाद डाल ली हुई है, अब मैं आपके साथ खेल सकता हूं इस टॉपिक में कि यार फलां ऐसे, वो फलां चीज देखी थी ना, इसको उसको ये कहते हैं, ये फलां। आपने ये काम देखा था कि हम रिलेटेड इनकम एक्सपेंस को नेट करते थे, याद आ रहा है, इवेंट इनकम इवेंट। अब जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही हो, उसमें भी 2 सूरतें हैं। अब वो 2 तरह के इवेंट्स होते हैं, फंड रेजिंग 2 तरह से हो सकती है, एक एनपीओ खुद करती है, एक कोई करके दे देता है। खुद करेगी तो अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, कोई करके देता तो अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। अब बता सकता हूं आपको, पहले दिन नहीं बता सकता था, थ्योरी में बाद में आपको पढ़ाता हूं, न्यूमेरिकली चीजों को सीखते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो आज के सवाल के अंदर हम जरा इस अकाउंटिंग को सीख लें, ऐसे ही फिर 1 बाय 1 चीजों को सीखते चले जाएंगे, ठीक है। सवाल है जी हमारे सामने, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल। लो जी, ट्रायल भी आ गया, मुबारक हो, लग पता जाएगा अब इंट्रो के अंदर कौन कौन फाइनल अकाउंट सही करके आया है। चले खैर, मैं अपने मतलब का ट्रायल आपको पढ़ाऊंगा भी सही, बल्कि मैं थोड़ा बहुत रिलेट भी कर दूंगा इंट्रो के साथ, ठीक है, ताकि आपको मसले मसाइल कोई हैं भी तो वो खत्म हो जाए। क्योंकि ट्रायल से सवाल एक ये है, एक आज होमवर्क में है और एक इंशाल्लाह मैं कल करवाऊंगा,
फिर उसके बाद ये सारी बातें तकरीबन हो ही जाएंगी जो थ्योरी के अंदर है, फिर थ्योरी जाके पढ़ लेंगे। अच्छा ये है, ये है, ये है, अच्छा हाँ ये कहानी थी, अच्छा ये बात थी, ठीक है, अच्छा हाँ उस सवाल में वो फिर इस तरह से पढ़ रहा था ना बंदा, ठीक है। लेकिन ट्रायल को समझना बहुत जरूरी है। ट्रायल का डर आप लोगों के दिलों में इंट्रो में भी होता था, मैं कोशिश करूंगा कि किसी न किसी हद तक वो निकल जाए, ठीक है। आज रूल्स लिखवा सका तो ठीक है, वरना आज पिछली क्लास में तो मैंने बता दिया। ट्रायल में सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात की होती है, चीज ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो बस उसके कुछ रूल्स लिखवाने हैं पक्के पक्के, उसके अलावा बाकी चीजें तो इंशाल्लाह हम देखते चले जाएंगे। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, हॉस्पिटल बिल्डिंग, ये क्या है? बिल्डिंग बन रही है, बनी नहीं है अभी, ठीक है। एसेट होता है ना, ये नॉन करंट एसेट ही होता है। अगर यही पर सवाल खत्म हो जाए, ये बिल्डिंग कंप्लीट ना हो, कोई एडजस्टमेंट भी ना हो, तो ये सीडब्ल्यूआईपी नॉन करंट एसेट्स में पीपीई के नीचे नजर आएगा, और पता है ना। और अगर ये बिल्डिंग इस साल कंप्लीट हो गई तो सीडब्ल्यूआईपी क्रेडिट होकर बिल्डिंग डेबिट हो जाएगी, और फिर अगर कुछ अर्सा पहले हो, ये साल खत्म होने तो डेप्रिशिएट भी कर देंगे, ठीक है। देखेंगे कैश एट बैंक, ये क्या होता है? इनकम होती है, करंट एसेट, करंट एसेट। क्लोजिंग इन्वेंट्री, उन्होंने बोल दिया क्लोजिंग, टेंशन ना लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये क्या होता है? ये तो इनकम में जाएगा, अच्छा करंट एसेट, ओके ओके ओके। कॉन्ट्रीब्यूशंस, अच्छा ये ना बेसिकली डोनेशन का जरा ऐसे प्यारा करके नाम रखा हुआ उन्होंने, कॉन्ट्रीब्यूशंस मतलब डोनेशन, चंदे नहीं, ये लायबिलिटी तो नहीं है, ये तो देखेंगे। अच्छा सुने, एनपीओ के सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होते हैं, कोई बता सकता है? डोनेशंस, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम एनपीओ के डोनेशन ही होते हैं, फिर सब्सक्रिप्शन, ट्रेडिंग एक्टिविटी, अच्छा गवर्नमेंट ग्रांट आ गई जी, वो जो नहीं पढ़ा वो ना नाम लो ना अभी। ये भाई कह रहे हैं कि आपने को फंड रेजिंग इवेंट कोई सा भी हो सकता है, यानी कि मैंने अभी तो तीन चार चीजें बोली, ज़कात डोनेशन में आ जाता है यार, चुप कर जाओ। डोनेशंस, सब्सक्रिप्शन हो गई, मेंबरशिप फी एक ही बात हो गई, ठीक है ना, सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप फी हो गई, वो लाइफ मेंबरशिप भी उसी में आया, मेंबरशिप भी उसी में, सब्सक्रिप्शन वो मेंबर्स से मिली, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग एक्टिविटी की कुछ पैसे आ गए, कोई इवेंट कर लिया फंड रेजिंग का, फिलहाल ये चार मैंने बोले। इनमें से डोनेशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओ के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशंस का नाम दिया गया है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन हो गई, लाइफ मेंबरशिप हो गई या मेंबरशिप फी हो गई, क्योंकि इन पैसों के सब्सक्रिप्शन वगैरह के अगेंस्ट एनपीओ अपने मेंबर्स को सर्विसेज देती है, तो इसको फी फॉर सर्विसेज का नाम भी दिया जाता है। क्या कहा जाता है जी? डोनेशन के अगेंस्ट डोनर जो होता है, डोनर डोनेशन के अगेंस्ट को सर्विस नहीं ले रहा होता, लेकिन मेंबर सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट सर्विस ले रहा होता है, तो फर्क है ना। तो डोनेशन कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और फी फॉर सर्विस जिसके अगेंस्ट एनपीओ ने गुड्स या सर्विसेज दी है। फी फॉर सर्विस, फी फॉर गुड्स भी हो सकती है, कैंटीन में चीजें बेचनी, सेल्स, ठीक है ना, तो वो नॉर्मल चीज भी है। तो डोनेशंस, कॉन्ट्रीब्यूशन हो गए, और ये सब्सक्रिप्शन वगैरह फी फॉर सर्विस हो गई। उसके अलावा ट्रेडिंग एक्टिविटी हमने पढ़ी, और उसके अलावा फंड रेजिंग इवेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये मेन सबसे अहम चीज होती है, वो ये कॉन्ट्रीब्यूशन ही होते हैं, डोनेशंस। ये आप मुख्तलिफ तरह के होते हैं, कभी ये बगैर किसी जो है वो पाबंदी के होंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड, कभी ये पाबंदी के साथ होंगे, कभी ये एंडाउमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी होंगे, देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो इनके ऊपर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बहस करते जाएंगे, फिलहाल तो चलने दो। कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड, अच्छा इतनी बात याद है आपको कि ट्रायल के अंदर आने वाली चीज इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में पेड तो होती है, वो एक दफा नजर आती है। ट्रायल वाली चीजें हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए सिंगल इंपैक्ट से नजर आती हैं, और अदर इन्फॉर्मेशन की डबल एंट्री होती है, क्योंकि ट्रायल वाली चीज ट्रायल में पहुंची ही डबल एंट्री से होके है। यानी अगर ये कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब कैश डेबिट कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड क्रेडिट करके उन्होंने लेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड के नाम से लेजर बना दिया ना, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड आ गया, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस उसका है, और कैश का असर कैश में पड़ा हुआ है, डबल एंट्री होकर ट्रायल में चीजें पहुंच गई, ठीक है ना। अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है, जनरल फंड है एज एट 1 जनवरी 21, ओपनिंग बता दिया उसने। अच्छा अगर वो यहां ना बताता ये ओपनिंग है तो हमें कैसे पता लगता कि ये ओपनिंग है? कोई निशानी नहीं भाई, ये ओपनिंग भी हो सकता है, क्लोजिंग भी हो सकता है, कोई निशानी बताएं भाई। ये डोनेशंस आ रहे, ये एक्सपेंसेस आ रहे, एक्सपेंसेस आ रहे, एक्सपेंसेस आ रहे, ठीक है। ये इनकम एक्सपेंसेस तो भी ट्रायल में बिखरे पड़े हैं, मैं रूल भी लिखवा दूंगा, फिलहाल सिर्फ समझे। इनकम एक्सपेंसेस तो ट्रायल में बिखरे पड़े हैं, तो इसका मतलब अभी ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में गए नहीं, वहां गए नहीं तो नेट होकर सरप्लस डेफिसिट निकला नहीं, वो निकला नहीं तो ओपनिंग जनरल फंड में ऐड लेस हुआ नहीं, वो हुआ नहीं तो ये क्लोजिंग में भी कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये डेट ना भी लिखता तो हम इसको कहते ही ओपनिंग है, क्योंकि सरप्लस निकालने वाली फिगर्स इनकम एक्सपेंसेस अभी बिखरे पड़े हैं ट्रायल के अंदर, ठीक है। डन, ये रूल पे लिखवा भी दूंगा अगर एंड पे टाइम बचा तो। खैर उन्होंने तो बता दिया था ओपनिंग। मेडिकल इक्विपमेंट, हॉस्पिटल के पास मेडिकल इक्विपमेंट होगा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होगा, नॉन करंट एसेट है। मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज्ड, क्या है? एक्सपेंस है भाई। स्टेशनरी हमारे पास दफ्तर में थी ना, स्टेशनरी थी ना हमारे पास, स्टेशनरी का स्टॉक पड़ा हुआ था और स्टेशनरी यूज भी हुई थी, स्टॉक बैलेंस शीट में यूज एक्सपेंस में, याद आ रहा है? स्टेशनरी बिल्कुल वैसा ही है। हॉस्पिटल के लिए क्या है? ये हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन वैसे ही है जैसे हमारे दफ्तर के लिए स्टेशनरी थी। जो कंज्यूम हो गया वो एक्सपेंस, और जो पड़ा अनलेस कि वो ये कह दें कि हमने मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है, वो आज होमवर्क वाले सवाल में होगा, ठीक है। कल डिस्कस करूंगा, होमवर्क वाले सवाल में होगा, हो सकता है होमवर्क वाला सवाल भी जरा और तफसील से एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस करूं, कल तो करना ही है जी। वो भी ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी ना, हॉस्पिटल अगर मेडिकल स्टोर भी खोल लेता है, उस पर मुफ्त दवाइयां भी बांट रहे हो और पैसों भी दे रहे हो, तो ट्रेडिंग एक्टिविटी तो है ना, तो बोलो, ठीक है। तो बिल्कुल हो सकती है ट्रेडिंग, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये जस्ट लाइक ऑफिस स्टेशनरी है। हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन एंड सप्लाईज का स्टॉक खरीदी थी, कुछ यूज हो गई, वो एक्सपेंस हॉस्पिटल के इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस ही है ना, और जो पड़ी हुई है वो स्टॉक, ठीक है अब्दुल्ला, सोना नहीं। अदर एक्सपेंसेस, पेबल्स लायबिलिटी, रिसर्च कॉस्ट है, ये भी कोई कॉस्ट है, देखते हैं एक्सपेंस है क्या है। रिस्ट्रिक्टेड फंड एज एट, रिस्ट्रिक्टेड फंड भी आ रहा है 180,
ठीक है, पता नहीं कौन सा है, सवाल बताएगा ना, खामोश तो नहीं रहेगा सवाल, सवाल खामोश रहने के लिए नहीं फंड लिख रहा, आगे बोलेगा, चीख चीख के बोलेगा, टेंशन ना लो आप, खामोशी के केस में क्या करेंगे, नहीं खामोशी होगी नहीं, बताएगा वो, ठीक है। अच्छा, सैलरीज एक्सपेंस, द ब्रेकअप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड बैलेंस इज एज फॉलोज, हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। एक बात तो बताओ, ये कंट्रीब्यूशन एनपीओ ने एनपीओ को ही दिया होगा खुद को, एनपीओ ने खुद को डोनेशन दिया है, हाँ एनपीओ ने खुद को डोनेशन रिसीव्ड, एनपीओ रिसीव्ड डोनेशन फ्रॉम एनपीओ इटसेल्फ, ऐसा नहीं ना होता, इसका मतलब ये आउटसाइड डोनेशन है, और हॉस्पिटल क्या कह रहा है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग, कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग, तो इसका मतलब ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड है, कौन सा जी, ये फंड्स में नहीं जाएगा, ये लायबिलिटी है, ठीक है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये तो जी लायबिलिटी वाली अकाउंटिंग होगी इसके साथ, इसका अशर लायबिलिटी गवर्नमेंट ग्रांट जैसा करेंगे, ओके डन। नेक्स्ट रिसर्च फंड, अच्छा रिसर्च का भी फंड बनाया हुआ है, एज पर रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एमडब्ल्यूएच is required to allocate 20% of surplus each साल to research fund। अब 4-5 लोग गुजर रहे थे एनपीओ के बाहर से, वो अंदर आए और आकर उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया कि आज से आप एनपीओ, आज से बाहर से लोग गुजर रहे थे ऐसे ही वॉकिंग बाय पीपल, 10-12-15 लोग अंदर आए, अंदर आकर उन्होंने एनपीओ कहा आज से आपने अपने सरप्लस का 20% रिसर्च फंड में डालना है, ऐसा ही हुआ होगा ना, ऐसा नहीं हुआ, उनके अपने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने रेजोल्यूशन पास किया है एज पर रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। तो ये भाई अपनी बात है, आपस की बात है, खुद से बैठ के उन्होंने ये डिसाइड किया है कि भाईजान हमारे ही पैसों में से कुछ पैसे अलग रिसर्च के लिए रखो, इसमें हमने कोरोना की वैक्सीन बनानी होती है, उसका रिसर्च करते हैं, फलां बीमारी है उसकी रिसर्च शुरू कर दो, तो रिसर्च के लिए कुछ पैसे इन्होंने मुख्तस किए हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड, और अगर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड है तो फिर ये फंड अकाउंटिंग है, ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन सोनिका, पहले होता था SOCIE, आज है SOCINA, ठीक है, सोनिका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, अच्छा सर मैं नहीं कह रहा नहीं मने ना, सकीना तो ये, अच्छा जी ये वो सकीना है जो नाजिल हो रही होती है जब आप कोई नेक काम कर रहे होते हैं, हाँ पढ़ाई के दौरान भी बड़ी वो नाजिल होती है सकीना, नींद आई होती है, ये क्लास में भी सकीना तो वो सुकून है जो अल्लाह का जिक्र करते हुए नाजिल हो रहा होता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं किताब पढ़ते हो तो बहुत ज्यादा सकीना नाजिल होती है। अच्छा जी ओके, कॉन्ट्रीब्यूशंस, ओके सुने आप सुने, ये तोड़ फोड़ कर दिया उसने कहा भाईजान मेहरबान कदरदान, इसमें से 120 बिल्डिंग फंड है और 60 रिसर्च फंड है, तो 120 लायबिलिटी बनना है, और ओके इसका मतलब एंडोमेंट फंड तो है कोई नहीं आज मेरे पास, एक इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड है और उसका नाम क्या है, बस ये दो ही हैं आज, इंशाल्लाह कल वाले सवाल में 3-4 देख लेंगे जितने हो सके, तो ये कौन सा है जी, रिसर्च फंड, और एक इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड आपके लिए लिख रहा हूं वरना रिसर्च फंड काफी था, इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड, ओके इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड है चूंकि, इसलिए ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में आ गया। भाईजान आपने बहुत देर कर दी हारून, अब मैं भी शर्त लगाता हूं कि इसको मैं कोई बात नहीं समझाऊंगा। अच्छा सुबह का बोला शाम को आए, सारी क्लास को मैं चुप करा के बिठा दूं और शाम वाले को मैं समझाने लग जाऊं, क्लास के बाद ही समझाऊंगा ना, जाहिर सी बात है, माफी तो यही है। अच्छा जी लेकिन मत आना मेरे पास आज तुम्हारी पाबंदी है जी, सही है। रिसर्च फंड कितना है ओपनिंग, 60 यहीं पे आएगा, और इधर देखो जरा इधर क्या नाम है जी, हॉस्पिटल फंड, हॉस्पिटल बिल्डिंग इसने लिखा कि अभी 2 बार बिल्डिंग और आनी है, मैंने कहा था ये लायबिलिटी बना लो, 2 बार बिल्डिंग कैसे आनी है, एक CWIP बिल्डिंग आनी है इंशाल्लाह, हमारे सवाल बिल्डिंग कंप्लीट होने पर बिल्डिंग भी आनी है, तो बिल्डिंग फिर इधर भी बिल्डिंग, तो मैंने कहा इसको जरा फंड कह देते हैं, ठीक है ना। हॉस्पिटल फंड का मतलब क्या है, हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड, आपको पता है, ओके हॉस्पिटल फंड ओपनिंग यकम जनवरी 21 को 100, ये क्या चक्कर है, मैंने 60 को लिखा ऊपर, 120 को इधर ले आया, वो एसेट नहीं है वो फंड है, और ये वो भी लायबिलिटी है। अच्छा तो स्टेटमेंट चेंजेस इन नेट एसेट्स वाला आइटम है, ठीक है, इसको यहाँ पे शो, अच्छा आप देखो चूंकि सवाल की रिक्वायरमेंट दरअसल, सुन लो प्लीज, सवाल की रिक्वायरमेंट दरअसल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स नहीं थी ना, तो उन्होंने ये तो बनाई नहीं, तो उन्होंने रिसर्च फंड के लिए भी एक लेजर बनाया होगा सोल्यूशन के अंदर, तो आप अगर ये ना गिवन हो तो आप उसको भी लेजर में ला सकते, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि इसका क्लोजिंग जाएगा लायबिलिटीज में और रिसर्च फंड के लेजर का क्लोजिंग जाएगा फंड्स में, ठीक है ना। वो तो चूंकि मैंने चेंज इक्विटी ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, मैंने इसमें रिक्वायरमेंट डाल दी स्टेटमेंट नेट एसेट्स वाली, तो इस वजह से मैं रिसर्च फंड को यहां ले आया ताकि क्लियर हो जाए, अच्छा हाँ ये फंड में नेट एसेट्स में नजर आने का मतलब, फंड में नजर आने का मतलब इधर आना है, और डेफर्ड लायबिलिटी का मतलब लेजर, इधर मैंने फर्क कर दिया है, वरना अगर ये ना रिक्वायर्ड हो और सवाल जैसे सोल्यूशन है तो उसमें ये फंड का भी लेजर है, ये फंड का भी लेजर है, फर्क सिर्फ ये है कि ये फंड जाता है लायबिलिटीज में और ये फंड जाएगा फंड्स में, ठीक है। लेकिन अब जरा ये इस तरह से देखेंगे तो ज़हन पक्का हो जाएगा इस पर, ठीक है। अच्छा जी अभी तक तो बस ओपनिंग के बारे में पहली एडजस्टमेंट हो गई ओवर, अब एडजस्टमेंट करते जाते हैं भाईजान, और फिर ट्रायल से फिगर्स भी वो उठाते जाएंगे, ठीक है, सही है।
नेक्स्ट, कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव्ड इंक्लूड 55 मिलियन रिसीव्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। जी, कंट्रीब्यूशन मतलब डोनेशंस, उनमें से 55 मिलियन देने वालों ने क्या कहा है कि ये सिर्फ आपने अस्पताल की बिल्डिंग में इस्तेमाल करना है, भाईजान ये मस्जिद की बिल्डिंग में इस्तेमाल करना है इसको, मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में किसी भी किस्म की, ठीक है। आप चंदा देते हैं, आपने चंदा देते हुए कहा भाईजान इससे आपने बिल्डिंग लानी है मस्जिद की, ठीक है, इसको किसी और खर्चे में नहीं लाना आपने, ये मिसाल दे रहा हूं। ऐसे ही इस 55 रुपए वालों ने कहा 200 कितना है टोटल, 281 में से 55 के बारे में पैसे देने वालों ने क्या कहा, इसको अस्पताल की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कीजिएगा। नाउ दिस इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, दिस इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड, और इसके लिए कंट्रीब्यूशन आया तो वो भी इसी में ही जाएगा। बोलो, यानी कि उन्होंने एंट्री क्या कर रखी है, कैश डेबिट कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड क्रेडिट। क्या ये सारा कंट्रीब्यूशन 281 का उठाकर हम इनकम्स में ले जाएं? नहीं, इनकम्स में तो अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, अनरिस्ट्रिक्टेड डोनेशन, जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो वो डोनेशन इनकम हमारी बनती है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन वाले को कहां जाना चाहिए, जिस रिस्ट्रिक्शन से रिलेट करता है उसी के अकाउंट में जाना चाहिए। इनकम नहीं बना सकते अभी हम, ठीक है, डायरेक्ट इसको इनकम नहीं बनाना। तो इस 55 की एंट्री जो हो चुकी है कैश में डेबिट, उसका क्रेडिट कहां करना है, हॉस्पिटल फंड को। मैं एंट्री नहीं लिख रहा, वरना आप क्या कहोगे हम फिर एंट्री करते हैं, हालांकि एंट्री तो हुई पड़ी है, कैश तो डेबिट हुआ पड़ा है। ये कंट्रीब्यूशन क्रेडिट जो हुआ है रिसीव्ड, इस सारे को इनकम में लिखें या कुछ इनकम में कुछ, क्योंकि देखो ट्रायल वाली चीज ना एक दफा नजर आती है, सिंगल इंपैक्ट, डबल एंट्री नहीं करनी। तो बस ये 281 सारा इनकम में नहीं लिखना, इसमें से 55 को हॉस्पिटल फंड में लिखना है, बाकी कितना बचता है 226, ये कहां जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम बन जाएगी। सवाल खामोश है ना, कहता है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड है 55 मिलियन कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल के लिए है, तो बाकी फिर चुप है ना, तो वो जनरल है, वैसे डोनेशन आए हैं तो वो आप इनकम बनाएं, उसको कोई जरूरत नहीं है कहीं पे अलग करने की, ठीक है। तो चलो जी, इस 180 को मैंने उठा लिया था पहले बातों बातों में, ठीक है, अब बातों बातों में इस 281 को भी उठा लिया है, इसको प्लेस करें 55, ये कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड में से कुछ इधर आके, डबल एंट्री नहीं कर रहा, कैश डेबिट ये क्रेडिट नहीं करना, वो हो चुका है कैश डेबिट, बस प्रेजेंट करना है, कुछ इधर कर दें और बाकी का इधर आके लिखें डोनेशन, कंट्रीब्यूशन लफ्ज जो है ना तमीज वाला उन्होंने कर दिया, तो हम भी वही कंट्रीब्यूशन इनकम। अब टोटल कितनी थी, एग्जामिनर को बताना था 281 में से 55 हमने उधर शो कर दिया था ना, तो यहां पे बाकी 226, यानी अगर ये हॉस्पिटल बिल्डिंग वाली बीच में ऐसे ही टेंशन ना होती तो ये सीधा कंट्रीब्यूशन डोनेशन इनकम, ये इनकम एक्सपेंडिचर के फेज पे चली जाती पूरे की पूरी 281, ठीक है, सही है। यहां तक कोई मसला है तो बताएं। जी बिल्कुल होके आई है, मैंने भी एंट्री तो कोई नहीं की, इनकम 281 से क्रेडिट हुई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने उसी को डेबिट करके इधर क्रेडिट कर दिया। अगर आप यूं ही चाहते हैं तो फिर मर्जी आप, मैं तो कह रहा हूं सिर्फ तोड़ के उसको सही जगह फेंक दो। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, तो आप यूं मत कहो कि 281 रिकॉर्ड किया, लेकिन अगर आप यही कहते हो तो रेक्टिफाइंग एंट्री मैंने कर दी। फिर रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है, उन्होंने कैश डेबिट इनकम क्रेडिट किया हुआ है, मैंने कहा नहीं इनकम को डेबिट करो माइनस और इसको फंड में क्रेडिट करो, ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, ठीक है। लेकिन मैंने आसान तरीके समझ आइए बात, ये भाई कह रहे पहले हम कहेंगे ये गलत उन्होंने रिकॉर्ड किया है जैसे इंट्रो में करते थे और इसको रेक्टिफाई करें, ये भी ठीक है। और मैं कह रहा था आसान तरीका क्या है, ट्रायल में एक चीज पड़ी है 281 की, दो अलग अलग जगह जानी है तो सीधी अलग अलग जगह प्रेजेंट कर दो, तो दोनों तरह से ही सोच ठीक है, बात मकसद तो पूरा हो ही रहा है। कैश डेबिट हो चुका हुआ है, इनकम क्रेडिट चलो ठीक है सही है, उसने कर दी 281 से, हम कह रहे हैं यार ज्यादा क्रेडिट हो गई है, कुछ डेबिट करो, यहां से निकालो, इधर ना जाने देना, यहां से निकाल के इसको इधर ले, ठीक है। चलें आगे। अच्छा जी इधर देखें, ये जी हमारा कैश का दराज है, ठीक है। हमें किसी ने बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन दिया, एंट्री क्या की हमने, कैश डेबिट ना बिल्डिंग फंड क्रेडिट, वही लायबिलिटी बिल्डिंग फंड क्रेडिट, ठीक है। अब ये लायबिलिटी बन गई, अब ये लायबिलिटी तब तक लायबिलिटी रहेगी, इसको नहीं छेड़ना जब तक कि बिल्डिंग बन नहीं जाती, ये नहीं छेड़ना हमने, ये अपनी जगह कायम दायम रहेगा। जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो उसको डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे तो इसको भी इनकम बनाने लग जाएंगे, ठीक है। हाँ तो कंस्ट्रक्शन के लिए दिया ना, आप कंस्ट्रक्शन मैं करने लगा, कंस्ट्रक्शन करने लगा, कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, आपने कुछ मटेरियल खरीदा, एंट्री क्या करोगे, मटेरियल खरीदा नहीं, क्यों ना बोलोगे आपके इन्वेंटरी बना ले, मटेरियल खरीदा और बिल्डिंग पे लगा दिया, एंट्री कैपिटल वर्क, पीपी नहीं हो सकता अभी, वर्क इन प्रोग्रेस, हाँ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, और हाँ इनकम कहां से आई, इनकम कैश दराज से निकला है, कैश दराज से मजदूरों को दे दिया, सीडब्ल्यूआईपी डेबिट कैश क्रेडिट, कैश दराज से निकला है मटेरियल वाले को पे कर दिया, सीडब्ल्यूआईपी डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। यहां तक के ये लायबिलिटी में पड़ा रहेगा, जो पैसा आया था ना क्रेडिट करके लायबिलिटी में, ये सीडब्ल्यूआईपी बढ़ता जाएगा, बिल्डिंग कंप्लीट होगी, बिल्डिंग को डेबिट करके सीडब्ल्यूआईपी को क्रेडिट कर देंगे, अब बिल्डिंग को डेबिट करना शुरू करेंगे, इसको भी इनकम में आते जाएंगे, असल कहानी है इससे, ठीक है जी जी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है। तो ये क्या जी, ये हमने कैश यूज किया। अच्छा अगली बात, एक बंदा ऐसा था जी, इधर देखें, एक बंदा ऐसा था जिसका ईंटों का भट्टा था, ठीक है जी, तो उसने क्या किया, उसने ट्रैक्टर पूरा ही
भेजा ईंटों का, ठीक है जी, ये देखें, ठीक हो गया। अब अब यार बस ओ भाई, ओ रोटियां ना पकाने लग जाया करो अल्लाह के बंदे। अच्छा सुनो 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 सुनो, अब ये ईंटें इसने इधर उंडेली और चला गया, हमारे पास ये ईंटें रह गई, ठीक है, ओके। अब वैसे ही थोड़ी देर के लिए ये ईंटें जो आई हैं, तो आपने कहा बिल्डिंग मटेरियल, थोड़ी देर के लिए भी तकलीफ होनी थी ना बच्चों को, इन्वेंट्री, बिल्डिंग मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, जो इनकी फेयर वैल्यू होगी, जो इन ईंटों की फेयर वैल्यू होगी, उससे इसको डेबिट करके आपने क्या किया, कैश नहीं भाई, मुफ्त में आई हैं, बिल्डिंग फंड क्रेडिट, ठीक है, ये फेयर वैल्यू से आपने डेबिट किया और ये लायबिलिटी उसी फंड के अंदर आपने इसको भी क्रेडिट कर दिया, ठीक है, सही है। अब ये बिल्डिंग मटेरियल जो ईंटें शीटें आई थी, ये आपने अब इस्तेमाल किया अपनी बिल्डिंग में, तो बिल्डिंग में इस्तेमाल हुआ, तो एंट्री क्या करोगे, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग डेबिट और बिल्डिंग मटेरियल की इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है, जितना इस्तेमाल हो गया, लेट्स से सारा ही हो गया, ये बात समझ आई। तो ये क्या है, ट्रैक्टर आया, ये ट्रैक्टर आया हमारे पास, ये ढेर लग गया ईंटों का, ये ठीक है, हमने कहा पैसे पे हुए, उन्होंने कहा नहीं ये फ्री है, बिल्डिंग के लिए है, अस्पताल की बिल्डिंग में मेरी तरफ से डोनेशन है, आपने कहा ठीक है, बिल्डिंग फंड क्रेडिट, ठीक है। अब जब ये ईंटें आपने इस्तेमाल कर ली बिल्डिंग में, तो CWIP बिल्डिंग में ऐड हुई है ईंटें, कैश तो क्रेडिट नहीं किया आपने, इन्वेंट्री पड़ी हुई थी वही क्रेडिट कर दी। तो इसलिए ना मैं आपको ये अर्ज करने लगा हूं कि बिल्डिंग मटेरियल की इन्वेंट्री अगर सारी ही यूज हो गई है, इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है इस तरह से, बल्कि सादा सी बात कर लेते हैं, एंट्री को सादा कर लेते हैं। और सादा एंट्री क्या है, कैश इस्तेमाल किया तो एंट्री की CWIP डेबिट, कैश गया कैश क्रेडिट, और अगर आपने ईंटें मिली हैं एज अ डोनेशन वो इस्तेमाल की हैं, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट करके बिल्डिंग फंड क्रेडिट कर दें, बिल फंड, ठीक है जी। तो लायबिलिटी बढ़ती जा रही है, यानी जो लोगों ने पैसे दिए हैं वो लायबिलिटी बनाते जा रहे हैं हम, ठीक है। और ये किससे करेंगे, जाहिर सी बात है ये फेयर वैल्यू ऑफ ईंटों से, जितने की बाजार में उस दिन ईंटें थी उस हिसाब से हमने ये एंट्री पास करनी है। हमें तो उतना ही डोनेशन मिल गया ना, उसने पैसे लाने की बजाय, एक बंदा जो है उसकी सीमेंट की दुकान थी, पैसे लाने की बजाय सीमेंट की बोरियां फेंक गया, तो जो उस दिन सीमेंट का रेट था अगर हमने वो सारे इस्तेमाल कर लिया इसी साल के अंदर, तो हम क्या कहेंगे जी, CWIP डेबिट, और पैसे नहीं गए, बिल्डिंग फंड क्रेडिट लायबिलिटी। अब जिस दिन ये CWIP कंप्लीट होगा उस दिन हम करेंगे CWIP को क्रेडिट और बिल्डिंग को डेबिट। अब बिल्डिंग आ गई है, अब ये होती जाएगी डेप्रिशिएट, और ये जितना लायबिलिटी में इकट्ठा हुआ था ये भी अमोर्टाइज होकर इनकम बनता जाएगा। ये हमारे सवाल में है, अभी हम करते हैं, ठीक है। तो ये ईंटें, ट्राली और ट्रैक्टर जा चुका है, सिर्फ ईंटें रह गई थी। और अब देखो ये ईंटें भी नहीं है, ठीक है, ईंटें भी नहीं है, क्योंकि अब तो क्या बन चुका है, ये बिल्डिंग बन चुकी हुई है, ठीक है, ये बिल्डिंग है, ये हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाई हमने, ये काफी सारे इसके फ्लोर्स भी हैं, ठीक है। इनका कैफेटेरिया कोई नहीं है, और दूसरा जो सवाल होमवर्क में उन्होंने इधर करके कैफेटेरिया भी बनाया हुआ, ठीक है। अच्छा चलें छोड़े, तो ये बिल्डिंग बन गई है। अब जब बिल्डिंग बन चुकी है, ठीक है, ये दरवाजा भी है इसका, ठीक है जी, अब काफी है, ठीक है। अब बिल्डिंग जब बन जाएगी तो ये डेबिट, CWIP क्रेडिट, अब ये डेप्रिशिएट और वो लायबिलिटी इनकम, ठीक है। ये सवाल में एडजस्टमेंट जरा पढ़िएगा। ये वैसे मैंने आपको सिखाया कि अगर हमें डोनेशन मिले इन द फॉर्म ऑफ कैश तो हम एंट्री करते हैं कैश डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट, फिर उसको यूज कर रहे हैं, कैश डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट कर दिया, फिर यूज किया CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, ये अपनी जगह कायम है, ये बनती जा रही है। कोई फेयर वैल्यू, कोई इन्वेंट्री मिल गई, कोई मटेरियल ही मिल गया, उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करो, CWIP डेबिट, और वही लायबिलिटी, वही फंड ही है, ठीक है, वही मुफ्त में आया, ठीक है, लायबिलिटी बना लो, ठीक है। तो ये पढ़ो अगली एडजस्टमेंट, कहता है ड्यूरिंग द ईयर MWL also received construction material having fair value of 65 million for the hospital building। उन्होंने रिसीव किया है कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसकी फेयर वैल्यू कितनी है, यानी आज ये कंस्ट्रक्शन, ये ईंटें कितने की थी, 65 मिलियन की, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग, which was not recorded, which has not been recorded in the books। तो कोई बात नहीं भाई, हम है ना, हम किस लिए, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और बिल्डिंग फंड क्रेडिट, कितने से, 65 से, ठीक है जी। ये एंट्री आपने डायरेक्ट ही कर देनी है, ओके। ये सारी कहानियां तो आपको समझाने के लिए थी, ठीक है। तो CWIP ऑफ बिल्डिंग है ही कोई नहीं अभी तक मेरे पास। नंबर 2 CWIP ऑफ बिल्डिंग, ये तो ट्रायल में भी गिवन था मेरे ख्याल से। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किसका जी, ट्रायल में गिवन नहीं है, एज पर ट्रायल, वो भी लिख ही लेते हैं फिर, चलो वो भी लिख ही लेते हैं, एज पर ट्रायल 335 CWIP है। ये मतलब पुराने साल इतना खर्चा इस पे हो चुका होगा ना, ट्रायल में क्लोजिंग बैलेंसेस भी पड़े होते हैं, तो एज पर ट्रायल लिख लो या इसको अनएडजस्टेड कैरी डाउन लिख लो, बात तो एक ही है। ब्रॉड डाउन नहीं कह सकते क्योंकि सारा साल इस पे कंस्ट्रक्शन चलती रही होगी, ठीक है ना, तो ये ब्रॉड डाउन नहीं, वरना ओपनिंग वगैरह लिखा होता, ये ड्यूरिंग द ईयर खर्चे हुए, अनएडजस्टेड कैरी डाउन कह लें क्योंकि इसमें गलती भी है, जैसे एज पर ट्रायल कह लें, आपकी मर्जी है। अब ये एंट्री करवा दो, CWIP डेबिट और बिल्डिंग फंड क्रेडिट, CWIP डेबिट कितने से, 65 से, और बिल्डिंग फंड क्रेडिट 65 से। ये हो गया यूज बेटा, क्योंकि अगले लाइन में ना उसने लिखा हुआ है बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। अभी एक मिनट सब्र कर लो, कैपिटल
वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। इसको मैं यूं कह देता हूं आपके समझने के लिए, ये मटेरियल आया, ये देखो, ये कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, ये कैश आया था, ठीक है, और ये मटेरियल ही आ गया। थोड़ा दूर करके लिखते हैं, 120, 55, 65, अगर आपको याद रह जाए, यानी कैश आए और स्पेसिफिकली वो कहे बिल्डिंग के लिए, तो हमने कहना ठीक है, लेकिन ये एंट्री नहीं की हमने, डबल हो चुकी थी। मैंने समझाया कि कैश में किसी ने बिल्डिंग के लिए फंड दिया, हमने इसमें क्रेडिट किया, किसी ने हमें मटेरियल ही दे दिया उठाकर, हमने उसकी भी फेयर वैल्यू को इधर क्रेडिट किया, ठीक है। तो ये क्या है जी, हॉस्पिटल फंड, ठीक हो गया, 65 डन जी, डबल एंट्री हो गई, बोलो, सीरियल डेबिट, बिल्डिंग फंड क्रेडिट, ठीक हो गया। यानी इस साल के दौरान हमने कुछ कंट्रीब्यूशन और लोगों से रिसीव किया बिल्डिंग से, बिल्डिंग के लिए, और कुछ मटेरियल भी रिसीव किया था। ओके डन, पॉइंट 3 इज ओवर, पॉइंट 4 पढ़ो। Oh, MWH has completed the office building on hospital building on 1st April 2021। बिल्डिंग कंप्लीट होगी भाई, मोबाइल वाले, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई हमारी, ठीक है, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई। बताइए जी, इधर देखें भाई, बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग, पूरे लिखे थे, हॉस्पिटल बिल्डिंग, वो जिसको आप पीपीई कहते थे, हॉस्पिटल बिल्डिंग तैयार हो चुकी है। चलो जिसको बुक वैल्यू भी बना लेते हैं, फिर है आसानी हो जाएगी जी बच्चों। बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। अब जितने खर्चे थे वो आपके सामने है भाई, खर्चे तो ये 335 और 65 ही हुआ है, 335 हो चुका था, 65 मजीद हमने ऐड कर दिया। अब और तो कोई खर्चा सवाल ने कहीं बताया नहीं, सारा ट्रायल मैंने आपको पढ़ा दिया था, कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में सारे खर्चे इकट्ठे किए हुए थे उन्होंने, अच्छी अकाउंटिंग की हुई थी, ठीक है, जो रहता था वो भी हमने ऐड कर दिया। अब वो कह रहा है बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, तो और तो कोई खर्चा है नहीं, तो इसी कॉस्ट के ऊपर ही कंप्लीट हुई ना, ठीक है। तो ये कितनी बनती है, ये 400 की एंट्री बनी, CWIP से इसको निकालो और बिल्डिंग में डाल दो, ठीक है। 1 अप्रैल 21 कैपिटल वर्क इन प्रोसेस, ठीक है, 400। ओके डन। अब चूंकि ये 1 अप्रैल को आ गया तो इसमें डेप्रिशिएट भी होना है। बहरहाल इधर देखो, यहां पे क्या लिखोगे, हॉस्पिटल बिल्डिंग। नहीं मसला हल हो रहा है इसका, मसला हल नहीं हो रहा है इसका, मोबाइल वाले का नहीं हो रहा मसला, मसला हल करो यार, इसका मसला हल करो यार, बेचारे का परेशान लग रहा है बेचारा। हाँ ये मसला हल गया, साथ ये तुम्हारे दोस्त हैं, दुश्मन नहीं है जिन्होंने तुम्हारा मोबाइल ले लिया, वापस कर देना। अच्छा पॉइंट 5, ओ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, डेप्रिसिएशन अभी चार्ज होना बाकी है। इसका मतलब अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रायल में पड़ा भी हुआ तो वो ओपनिंग होगा या क्लोजिंग? ओ बोलो, अगर इस साल की डेप्रिसिएशन अभी चार्ज होना बाकी है तो ट्रायल में माइनल हो, ट्रायल में अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर आएगा तो वो ओपनिंग होगा, वो क्लोजिंग नहीं हो सकता। इस साल की डेप्रिसिएशन तो भी बाकी होना, और साल में एक ही एंट्री होती है, साल के एंड पे डेप्रिसिएशन की, वो होगी तो क्लोजिंग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। लेकिन हमने तो ट्रायल छान मारा, हमें तो कहीं पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर ही नहीं आया। नहीं, गौर कीजिएगा मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, डेबिट में भी एसेट पड़ा है और क्रेडिट में भी क्या कभी ऐसा हुआ था? छुपाया हुआ था उसने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। कभी नॉन करंट एसेट भी क्रेडिट हुआ है, वो एसेट नॉन करंट एसेट लिख के डेबिट साइड पे भी कुछ लिख रहा है, क्रेडिट पे भी लिख रहा है, तो छुपा के उसने बताया आपको कि ये क्या है, कॉस्ट, ये क्या है, कॉस्ट, और ये क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैसा लगा? सरप्राइज, ओके सरप्राइज, दिस इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या इससे पहले ऐसे कभी देखी एक्यूमुलेशन आपने इंट्रो किसी सवाल में? चलो शुक्र है, पहली बार तो नहीं देखी, मैं तो डर गया। अच्छा अब जो डर गया वो मर गया, सवाल खत्म हो गया है, सवाल खत्म हो गया। मुझे ये बताओ कि सवाल खत्म हो गया, मुझे ये बताओ कि ये 320 की कॉस्ट, देखो ट्रायल के अंदर बहुत सारी चीजें क्लोजिंग होती हैं, कुछ ओपनिंग भी तो होती हैं, ठीक है। 320 की कॉस्ट ओपनिंग है या क्लोजिंग? भाई आप कहो जी ये क्लोजिंग है, आप कहो ये क्लोजिंग है, तो मैं कहूंगा ओपनिंग भी यही है। आप कहो ये ओपनिंग है तो मैं कहूंगा क्लोजिंग भी यही है, क्योंकि सवाल में कोई मेडिकल इक्विपमेंट एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, ठीक है ना। अगर आप देखें तो ये इस तरह की कहानी है, यानी अगर आप इस क्लोजिंग को, इस रिसीवेबल को, सॉरी इस क्लोजिंग बैलेंस 320 को क्लोजिंग भी कहते हैं, तो मैं कहता हूं अच्छा ओपनिंग बैलेंसिंग निकाल दो, तो वो भी क्या है, ठीक है। तो मेडिकल इक्विपमेंट जो 320 डेबिट साइड पे नजर आ रहा है, ये ओपनिंग भी यही है, क्लोजिंग भी यही है, ठीक है, ओके। अच्छा अगली बात, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये ओपनिंग है या क्लोजिंग? अजीब बात, अजीब बात, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में आप कह रहे हैं कि जो ट्रायल में गिवन है वो ओपनिंग है। हाउ कम? क्योंकि इस साल में अभी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होना बाकी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो उसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, यानी अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ होता तो डेबिट साइड पे नजर भी आना था, क्योंकि एक्सपेंसेस तो अलग अलग नजर आ रहे हैं। एक्सपेंसेस सैलरीज अलग पड़ी हैं, कोई क्लबिंग नहीं, रिसर्च कॉस्ट अलग पड़ी, अदर एक्सपेंस अलग, मेडिसिन यूज अलग, एक्सपेंसेस तो अलग अलग बखेरे उन्होंने, कहीं इकट्ठे तो नहीं किए हुए उन्होंने, ठीक है। तो अगर डेप्रिसिएशन खामोश भी होता ना, इस भी चार्ज ना भी लिखा तो हम कहते हैं डेप्रिसिएशन नजर कहां आ रही है, कोई ओपनिंग की एक बात कर रहा हूं, खैर रूल लिखवा दूंगा बाद में किसी वक्त। फिलहाल तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो नजर आ रहा है 100, ये क्या है, ओपनिंग है। ये ओपनिंग क्यों है?
ये रेड कलर से ओपनिंग क्यों है? क्योंकि उसने अदर इंफॉर्मेशन के अंदर क्या बताया है कि डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज। तो जब डेप्रिसिएशन चार्ज होना बाकी है तो फिर इसको क्लोजिंग का हो या ओपनिंग का फर्क नहीं पड़ता, मैंने बता दिया। क्लोजिंग का हो तब भी ओपनिंग बैलेंसिंग यही निकलना है, कोई एडिशन नहीं, कोई डिस्पोजल नहीं। अब ओपनिंग को मैं को क्लोजिंग है, ठीक है जी। एडिशन नहीं है ना, सवाल तो खत्म हो गया मेरे दोस्त, ये कंप्लीट कर लिया, आगे डेप्रिसिएशन करने लगे, सवाल खत्म हो गया। एडिशन होता तो फिर ट्रायल में पड़ी हुई चीज अगर उसने एडिशन रिकॉर्ड कर लिया होता तो क्लोजिंग होती, फिर ओपनिंग बैलेंसिंग डिफरेंट निकलती, ठीक है ना। वो तो सवाल पे डिपेंड करता है, देखेंगे किसी वक्त ऐसा सवाल फिर। अब फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सारी डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं थी जी। ये सारी डिस्कशन जो है ना, इसको यूं करके क्रॉस लगाना है, ठीक है। एक क्रॉस यूं भी लगा दें, अच्छा लगेगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया, ठीक है जी। अच्छा चलें, बहरहाल ये मैंने इसलिए कहा कि यार क्या ख्याल है, हम यहां पर एक लेजर बना लेते हैं मेडिकल इक्विपमेंट का। जैसे ये बिल्डिंग है ना एसेट, ऐसे ही मेडिकल इक्विपमेंट भी एक नॉन करंट एसेट। और अब चूंकि आपको ऊपर आदत पड़ी ही हुई है बुक वैल्यू पे एसेट अकाउंट बनाने की, तो इसको भी बुक वैल्यू पे बना लेते हैं। मसला क्या है, ब्रॉड डाउन यकम जनवरी 21 पर ब्रॉड डाउन निकालना है, तो कॉस्ट अलग पड़ी है 320, एडमिशन अलग है, आप इनको इकट्ठा कर दो। 320 माइनस 100 220 आ गया, चलो कहानी खत्म। 420 प्लस करेंगे तो आपका नंबर बनेगा, और सही है। तो ये आपस की बात है, ये दो फिगर्स भी मैंने उठा लिए हैं बातों बातों में, ठीक है ओके। ट्रायल में से जो चीजें एडजस्टमेंट में हिट हो रही हैं उठाते जा रहे हैं, एंड पे जाके ट्रायल भी देख लेंगे, कोई चीज रहेगी तो वो भी पहुंचा देंगे, ओके। तो शुरू करें जी। अब ये डेप्रिसिएशन रह गई है, डेप्रिसिएशन के बारे में क्या कह रहा है। अच्छा एक चीज जो मैंने एंड पे भूलनी है ना, आपने मुझे भूलने नहीं देनी। उन्होंने कहा हुआ 20% ऑफ सरप्लस को ट्रांसफर करना है रिसर्च फंड में, तो वो सरप्लस निकलेगा तो करेंगे ना, इसलिए उसको छोड़ा हुआ मैंने अभी तक। बाकी सब कुछ मैंने जो तरतीब थी वो करता जा रहा हूँ। इसको क्यों रोका हुआ है, क्योंकि अभी मौका नहीं आया, ठीक है। अच्छा जी, तो कहाँ गया, हाँ, डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एज फॉलोज। हॉस्पिटल बिल्डिंग 5% स्ट्रेट लाइन, अदर फिक्स्ड एसेट्स 10% रिड्यूसिंग। शुक्र है, रिड्यूसिंग बैलेंस में तो ओपनिंग बुक वैल्यू पे रेट लगता है, मैंने ऐसे ही बहाने से ये भी निकाल लिया। और अगर कॉस्ट अलग अलग रख के आप लेजर बना रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, आपने ऐसे अलग करके लेजर बनाए हुए हैं, तो कोई बात नहीं है, इसको अलग ही रहने देना। डेप्रिसिएशन निकालते हुए 320 माइनस 100 करके 220 पे रेट लगाना है, तो डेप्रिसिएशन इधर आ जाएगी और ये क्लोजिंग आ जाएगा। मैंने जरा वर्किंग कम कर ली, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन रेट क्या है जी, 10% रिड्यूसिंग बैलेंस। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री यहीं पे वर्किंग कर लेते हैं, अलग से क्या वर्किंग करनी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका जी, मेडिकल इक्विपमेंट का जी, बोले 220 डायरेक्ट निकला हुआ है, ठीक है। हाँ वर्किंग क्योंकि मैंने 4 कर दिया ना, वर्किंग 4 के अंदर नजर आ जाएगा आपको, क्लोजिंग मैंने भी बैलेंसिंग वहीं से निकालना है, ठीक है ना। तो बहरहाल अगर रेफरेंस फिर भी देना है तो वर्किंग 4 लिख दो यहाँ पे, 220 कैसे निकले, पत्ते में 220 गिवन नहीं था ना। 220 इंटू 10%, कोई फ्रैक्शन लगना है नहीं। 22 की एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट। अब बस क्लोजिंग निकाल के बैलेंस शीट में लिख देंगे, ठीक है। बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग भी चूंकि 1 अप्रैल को तैयार हो गई है, तो मेरे दोस्तों बिल्डिंग को भी डेप्रिशिएट करना है और स्ट्रेट लाइन पे करना है, ठीक है। नहीं उठा रहे कॉल, अच्छा मैं कॉल कर रहा है, कितने बेशरम आदमी यार, मुझे शरीफ आदमी को तंग करते हो तुम। देखो मस्कीन से जगह लगी उसकी कॉल देखने, पता नहीं किसकी कॉल आ गई, बदतमीज। हॉस्पिटल बिल्डिंग, हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो हमारे उस्ताद मोहतरम अभी भी अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी कि अगर किसी का मोबाइल जो है वो बजा तो उस पर जुर्माना होगा, तो वो मतलब फाइन होता था। तो फिर अल्लाह माफ करे, फिर मैं और मेरे कोई दोस्त मिलकर बैठ के, हमारा क्लास में काम ही होता था कि सारे दोस्तों को चेक करें कहां से फाइन निकल रहा है, बाद में फिर तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ओके ठीक है। मैंने इसलिए कोई फाइन ऐसा रखा नहीं हुआ कि बच्चों की तवज्जो आसपास ना जाए। सर आप ऐसे पढ़ते थे, नहीं कभी कभी ऐसा भी होता था जी। हॉस्पिटल बिल्डिंग 5% स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब कॉस्ट पे रेट में लगना है, तो कॉस्ट कितनी है, ठीक है 400। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, काफी मुर्गे फंस जाते थे फिर इस तरह से। हॉस्पिटल बिल्डिंग जी कितना 400, ठीक है, इंटू 5% इंटू 9/12 जी 15 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। अच्छा बच्चों, जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की, आपको हाँ मैंने देख लिया, पार्ट 2 शुरू करते हैं, सब्र कर जाओ, मैं एंट्री पूरी कर लूँ। जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की, आपको रोने की आवाजें आई, कहां से, साथ वाला नहीं रो रहा, अब्दुल्ला भी नहीं रो रहा भाई, हॉस्पिटल फंड रो रहा है। वो कह रहा है मेरा रिलेटेड एसेट ऑफ एक्सपेंस बनना शुरू हो गया ना, तो मुझे किस चीज की सजा है, अब मुझे भी इनकम बनाओ। तो हमने कहा अच्छा जरा पहले टोटल बताओ तुम हो कितने के गए हो, इसका टोटल करें तो कितना बनता है 240, ऐसे ही है, ये 240 टोटल फंड पड़ा है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें से भी कुछ बिल्कुल उसी तरह से कुछ इनकम में जाना है। इधर देखो ये फ्रैक्शन देख रहे हो, इसमें बस 400 को हमने रिप्लेस करना है 240 से, बाकी 5% 9/12 सेम होना है, यहाँ पे इनकम नजर आ जाए, ठीक है। तो हॉस्पिटल फंड इनकम, हॉस्पिटल फंड से इनकम में आ रहा है जी 240। ये आप कह सकते हो जी वर्किंग नंबर एग्जामिनर 1 से आप ढूंढ लेना, 240 ही बनता है, हमने ऐसे ही बनाया, ठीक है, वर्किंग 1 से। अच्छा जी इंटू, अब देखो 5% इंटू क्या आंसर आता है 9। अब देखो डबल एंट्री तरतीब से करें ना,
लाइबिलिटी डेफर्ड ग्रांट, याद है, हॉस्पिटल फंड डेबिट और ग्रांट इनकम, सॉरी हॉस्पिटल फंड इनकम क्रेडिट, ये जी इनकम बना दिया हमने, ठीक है। क्लोजिंग 31 दिसंबर 2021 पर कितना आ रहा है बैलेंसिंग, तो 231 नॉन करंट में हमने लिखा हॉस्पिटल फंड, ठीक है जी। हाँ सारे सोए में यार, लेट आया इसलिए आज जाग रहा है भाईजान, आपने देखा नहीं है, इस फंड में से कुछ हिस्सा अगले 1 साल में इनकम बनना है और कुछ उसके भी बाद, तो करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन करनी है हमने, ठीक है। अब हॉस्पिटल फंड में नॉन करंट में भी आना है और करंट पोर्शन भी लिख लेते हैं, बल्कि हॉस्पिटल फंड ही दोबारा लिखो तो काम चलेगा। करंट पोर्शन ऑफ हॉस्पिटल फंड। अच्छा मेरे बच्चों ये कितना आएगा, देखें इधर, देखें इधर, देखें 400 ने अगले साल 5% डेप्रिशिएट होना है, स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, 400 ने अगले साल 5% डेप्रिशिएट होना है और कोई फ्रैक्शन नहीं लगना। इस तरह से 240 ने अगले साल 5% इनकम में जाना है और उसके ऊपर कोई फ्रैक्शन नहीं लगना, तो 240 के ऊपर 5% कितना आ रहा, एंड वालों को नजर ही नहीं आ रहा। 200 देखो भाई इधर 240 क्या है, 240 क्या है, टोटल अमाउंट जिसने लायबिलिटी की, जिसने आहिस्ता आहिस्ता इनकम बनना था। अगले साल इसमें से कितना इनकम बन जाना है, क्योंकि हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, 5% ऐसे डेफिसिट हो जाएगा और 5% ये भी इनकम में जाता जाएगा। 240 फ्रैक्शन नहीं होना ना अगले साल, तो कितना आया 12, ये 12 आ गया करंट में, तो टोटल क्या था 231 जी। ये वर्किंग नंबर 1 से हमने लिया था, इसमें से ये 12 करंट में शो कर दिया है, 219 तो है ये भी 231 ही, बस तोड़ के लिखिए, ठीक है जी। सवाल तो खत्म नहीं हो गया भाईजान, आगे चले। नहीं अभी जो ट्रायल को हाँ पोस्ट कर लेना चाहिए, ट्रायल को पोस्ट कर लें, ट्रायल में कुछ रह ना गया हो, मेन बात अभी रहती है जी। पार्ट 2 शुरू कर लें ताकि ट्रायल पोस्ट करें हम।